चलिए ठीक है। तो इसके स्टार्ट हो गया। देखिए इसके पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन जो है पूरा पढ़ा दिया था, ठीक है। डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा पार्ट बच गया था, तो वो पार्ट मैं अभी कवर कर लूँगा और इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है ना। पावर चेन क्या क्या चीज़ दिखाइए। अच्छा रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए इसके लिए आप, ये मैं आपको कल ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा और इंटीग्रेशन के साथ जो है आपको अलजेब्रा और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कुछ ग्राफ्स और कुछ ज्योमेट्री पोर्शन आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा जितना मेरे पास टाइम होगा, ठीक है ना। और फिर जो एक दो बातें ये बोल रही हैं, ये बातें मैं कल ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी स्लाइड्स बनानी पड़ेगी तभी हो पाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, अब खूब गौर से देखिए, डिफरेंशिएशन का डिस्कशन हो गया था और डिफरेंशिएशन के डिस्कशन के बाद कुछ चीज़ बची थी जो टाइम ख़त्म हो गया था तो पूरा हो नहीं पाया, ठीक है ना। मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ समझा दे रहा हूँ, स्लाइड्स चूँकि ख़त्म हो गई हैं तो इसी पोर्शन में समझा दे रहा हूँ, और यही नीचे रिटर्न नोट्स है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, गौर से देखिए, वो लॉक हो चुका है वहाँ, वो लॉक तो हो ही चुका है, मतलब कल की तरह आज नहीं ना होगा। अच्छा जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, यानी y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक एक बात खूब मजे मजे समझिए, उसका अगर मान लीजिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो अगर इस तरह से ग्राफ आता है तो आप बड़ी आसानी से इस ग्राफ को देख के ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यहाँ है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? मैं आपको किसी दिए हुए ग्राफ का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना कैसे निकालेंगे ये समझाने जा रहा हूँ। आप समझ गए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आपको समझना है? ये क्लियर हो गया? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों केस में आप देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स जो है वो क्या है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों केस में आप क्या देख रहे हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है ये मैं कल समझा चुका था, कल मैंने समझा दिया था, ठीक है ना। स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द कर्व क्या होगा कि इस पॉइंट पे अगर कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, उस एंगल का tan उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द कर्व कहेंगे। ये बात सबको क्लियर है? ये बात एकदम साफ है, ठीक है। तो अगर ये कोई y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, ये उसका ग्राफ है, ये पॉइंट मिनिमा और मैक्सिमा है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट और इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि थीटा जो होगा वो 0 होगा, यानी स्लोप m बराबर tan थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा की पहली कंडीशन क्या है कि dy बाई डी एक्स शुड बी 0। पहली कंडीशन क्या है, dy बाई डी एक्स शुड बी 0। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ दोनों, मैक्सिमा पे भी मिनिमा पे भी, क्योंकि मैक्सिमा पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और मिनिमा पे भी, ये मिनिमा पे भी ड्रॉ करेंगे तो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और मैक्सिमा पे भी ड्रॉ करेंगे तो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब मैक्सिमा एक टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ना, उसके बाद उस पर चढ़ते चढ़ते टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर वहाँ से रिसीड करेगा ग्राफ, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। आप साफ देख रहे हैं? देख रहे हैं? इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं मिनिमा पे पैरेलल है और मैक्सिमा पे भी पैरेलल है। ये बात सबको समझ में आई? सबको समझ में आई? छोटी छोटी बात 100% अब्जॉर्व करते हुए चलिए। अब देखिए वही बात रिटर्न रूप में यहाँ लिखी है, मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन
higher order derivatives are used to find the maximum and minimum values of a function. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से हमारा मतलब है जैसे एक तो dy बाई डी एक्स हुआ और फिर dy बाई डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। बात समझ में आई? dy बाई डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा और इसी को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो एक एक बात को जो रिटन नोट्स है गौर से देखिए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है ना? समझ रहे हो बेटा? एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गई? ये मैंने पहले ही ओरली बोल दिया कि मैक्सिमा या मिनिमा पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। ये बात सब लोग समझ गए? स्पष्ट है एकदम? अच्छा, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है। तो कैसे कंफर्म करेंगे कि मैक्सिमा ही है या मिनिमा ही है? तो पहले इसको हम समझा देते हैं और फिर उसका रिटन नोट्स है उससे समझ जाइए। जैसे अगर मान लीजिए एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाएं, अगर आपको एक छोटा सा इक्वेशन ये दे दिया, ये क्या हो रहा है देखिए, छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाएं। अगर मान लीजिए ये कोई इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। एक छोटा सा इक्वेशन हमने ये दे दिया, ठीक है ना? और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये अगर आपसे मैंने पूछा, अगर ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं कि एक छोटा सा इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी दे दिया प्लस 6 दे दिया और पूछा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? dy बाई डी एक्स। ये आ जाएगा 6x प्लस 4 और इस dy बाई डी एक्स को हम जीरो कर देंगे। पहली बात तो ये अभी अभी मैंने समझाया। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन वो x की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए होगी, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही कंडीशन dy बाई डी एक्स बराबर जीरो है, ठीक है ना? तो ये कैसे कंफर्म करेंगे कि वो मैक्सिमा की ही है या मिनिमा की ही है? तो ये करने के लिए हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करने के बाद x की जो हमने वैल्यू निकाली है dy बाई डी एक्स बराबर जीरो पुट करके, अगर उसको पुट करने से अगर पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमा है और अगर निगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमा है। अब मेरी बात समझ गए? मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन का कैसे फाइंड करेंगे समझ गए? सबसे पहले उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी है तो dy बाई डी एक्स जीरो होगा, तो उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ये कैसे कंफर्म करेंगे कि मैक्सिमा ही है या मिनिमा ही है? तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और अगर x की उस वैल्यू के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है तो x की उस वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम है, और अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आता है तो x की उस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम है। इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू हम निकालते हैं। अभी दो चार न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सब बातें आपको बहुत आसान लग लगेंगी। पहले थ्योरी समझ लीजिए, ठीक है ना? थ्योरी ओरली समझ गए। अब आप देख लीजिए कि मैं इसको रिटन फॉर्म में दिखा रहा हूँ। एकदम धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ, 4-5 दिन चलूँगा, वेक्टर्स तक चलूँगा, उसके बाद आप एकदम अडॉप्ट हो जाएंगे मेरे साथ। फिर मैं स्पीड बढ़ाऊँगा भी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। स्पीड बढ़ाने, इस कायदे से स्पीड बढ़ाना चाहिए, लेकिन स्पीड बढ़ाने से आप लोग पीछे पिछड़ जाएँ, मेरे साथ रेजोनेट ना करें तो वो भी ठीक नहीं है। तो पहले एकदम बढ़िया से हम लोग सिस्टम बना लें कि हम जो बता रहे हो आपको समझ में आ रहा है पूरी तरीके से, तब हम धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ा लेंगे, है ना? देखिए यहाँ पे दिया है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए दोनों के लिए कंडीशन क्या है, dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। अब देखिए एट पॉइंट ए मिनिमा, एज वी सी इन फिगर, इन द नेबरहुड ऑफ ए स्लोप इज इंक्रीजिंग, so d square y upon dx square is greater than 0।
कह रहा है कि मिनिमा के नेबरहुड में अगर आप गौर से देखिए तो स्लोप बढ़ रहा है। मिनिमा के मिनिमा ये है, मिनिमा ये है कि नहीं बेटा? इसके नेबरहुड में अगर आप गौर से देखिए तो पहले स्लोप ये था, पहले स्लोप ये था। थोड़ा पेन हम दूसरा सेलेक्ट कर लें, उसमें से कंट्रास्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए पहले स्लोप क्या था, ये था, ठीक है ना? ये स्लोप निगेटिव है, लेकिन मिनिमा के जस्ट बाद स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग। मैक्सिमा में देखिए पहले, मैक्सिमा के जस्ट पहले स्लोप क्या है, ये है, पॉजिटिव है, लेकिन मैक्सिमा के जस्ट बाद स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो मैक्सिमा के केस में स्लोप डिक्रीज कर रहा है, जबकि मिनिमा के केस में स्लोप इंक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आई? तो इसीलिए जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर एक्स की उस वैल्यू के लिए जो हमको प्राप्त हुई है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 इक्वेट करने से, अगर उस वैल्यू के लिए हमारे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आता है तो वो पॉइंट मिनिमा है, और अगर पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट मैक्सिमा है। तो कंसेप्चुअल लेवल पे आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? एकदम कुछ भी बट दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप, जिस समय आप एग्ज़ाम देने आएंगे आज से 2 साल बाद, उस समय का सीन आप जानते हैं। ये सब बात रिकॉल करने के लिए आपको 0.01 सेकेंड का ही समय चाहिए आइडियली। इतनी देर में आपके दिमाग में मैक्सिमा मिनिमा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। अभी आराम आराम से समझ लीजिए, बाद में इससे इतनी ही जल्दी आ जाएगा आपका, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए कंडीशंस ऑफ मिनिमा, मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट देखिए कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा। एट पॉइंट बी मैक्सिमम एज वी सी इन फिगर, फिगर पिछले पन्ने पर है, फिगर हट गया यहाँ से। इन द नेबरहुड ऑफ बी स्लोप डिक्रीजेस, मैंने आपको दिखा दिया कैसे स्लोप डिक्रीज करेगा, दिखा दिया बेटा, समझ में आया? और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 और डी स्क्वायर वाई बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। जबकि मिनिमा की कंडीशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गया होगा कि किस कंडीशन में स्लोप की किस कंडीशन में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और किस कंडीशन में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। मेरे ख्याल से ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब एक आध दो सवाल करते हैं तो आप लोग एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए हम आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने स्पीड थोड़ा और स्लो कर दी, और स्लो कर दी। देखते हैं इस स्पीड से कैसा इम्पैक्ट जाता है, ठीक है ना? टाइम हमारे पास भरपूर है, ठीक है? अब देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, कैसे निकाला? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, कौन कौन कर सकता है? सबको उठाना चाहिए भाई, और हाथ उठाने के लिए स्ट्रगल करिए, ठीक है ना? एक एक बॉल से मैच नहीं जीता जाता, एक बॉल से, लेकिन एक एक बॉल से ही जीता जाता है। हर जवाब आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। चलो बेटा बताओ, तुम खड़े हो, 1 मिनट बोलिए नहीं, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, बीच में नहीं बोलेगा कोई, हाँ। वेरी गुड बेटा, बहुत सही, बिल्कुल सही बोल रहा है, 100% करेक्ट। ऐसे ही आपको तुरंत क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे ऐसे करेंगे, है ना? लाइन ऑफ एक्शन तुरंत आपके दिमाग में फ्लैश कर जाना चाहिए, और जब लाइन ऑफ एक्शन फ्लैश कर जाएगा तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक की संभावना बच रही है ना? बैठ जाइए आप, वेरी गुड। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, इट इज गिवन एज y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है बेटा?
अब इसका dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 10x माइनस 2, 10x माइनस 2। और चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालना है, लेकिन चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। लेकिन अभी हमको ये नहीं श्योर हुआ है कि x बराबर 1/5 पे मैक्सिमा है कि x बराबर 1/5 पे मिनिमा है। ये हमें श्योर नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसका क्या तरीका मैंने बताया था? हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो जब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो ऐसे करने में ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, वो आपका, ये क्या हो रहा है? हेलो, हाँ जल्दी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। ये एक्चुअली मैंने फ़ोन इसलिए उठाया, मैं फ़ोन उठाता नहीं क्लास में कभी भी, कि मेरा बच्चा स्कूल में है, तो कल उसकी एक्स्ट्रा क्लास हुई थी। तो कल तो किसी को मैंने भेजा था बुलवाने के लिए, लेने के लिए, तो वही हमने कहा कहीं स्कूल से तो नहीं, धूप में अकेले वहीं खड़ा रहेगा, वो लोग ध्यान नहीं देंगे। वो 9th में है, 10th में है, तो इसलिए मैंने उठा लिया इस घबराहट में। अब मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया है। ये आकाश से फ़ोन था। तो चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, इसको जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा? वो क्या आएगी? इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है ना, जो कि पॉजिटिव है, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। तो यानी x बराबर 1/5 पे, x बराबर 1/5 पे क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू होगी तो x बराबर 1/5 आप पुट कर दीजिए। तो पुट कर देंगे तो y की मिनिमम वैल्यू जो आएगी, y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 5 इंटू क्या कहते हैं, x बराबर 1/5 है, तो 1/5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1/25 माइनस 2/5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5 5 या 25। बीच में नहीं बोलिए भाई, बोलिए नहीं, ध्यान से देखिए। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1/5 प्लस 1, और ये फाइनली कितना आ जाएगा? 4/5। तो मिनिमम वैल्यू 4/5 होगी, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रही है? देखिए, कुछ लोग को बहुत आसान लग रहा होगा, और कुछ लोग की जिनकी लर्निंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी शुरू से नहीं है, उनको ये भी ठीक ठाक लग रहा होगा, लेकिन 100% समझे बिना कोई आगे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है बेटा? बोलिए, स्पष्ट है? पूछेंगे बता देंगे बेटा। dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन की क्लास में आप थी? बीच में नहीं बोलिए, बीच में एकदम नहीं बोलिए यार। dy बाई डी एक्स आप डिफ्रेंशिएशन की क्लास में थी? तो अब आप उस वीडियो को रिवर्स करके देखिए। अच्छा चलिए ठीक है, तो क्लास के बाहर आप बैठिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन y बराबर fx है, अगर कोई फंक्शन है y बराबर fx, तो उसका dy बाई डी एक्स जो होता है, देखिए x पे पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? nx पे पावर n-1। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अगर कोई क्वांटिटी x पे पावर n है तो उसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो nx पे पावर n-1 होगा। बात समझ में आई बेटा?
तो अब ये क्या है, x पे पावर 2 यानी x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x पे पावर 2 माइनस 1। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या है, x स्क्वायर, तो x टू पावर n का के फॉर्म का है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x पे पावर 2 माइनस 1। अब समझ में आ गया? इसी तरीके से ये x पे पावर 1 के फॉर्म का है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1x पे पावर 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और x पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब समझ में आ गया? अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ बोलिए। मैक्सिमा, हाँ नहीं, अगर ये पूछा जाता है ये मिनिमम वैल्यू के लिए तो पूछा है। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू 1/5 आंसर हो जाता। अगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x पूछता, इसमें फंक्शन की वैल्यू पूछा है, तो x की वो वैल्यू आप पुट करेंगे तब आंसर आएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगी, तो वही आंसर होता जो आप कह रहे हैं, 1/5, ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट आगे चलिए, आगे देखिए। अब मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस बताने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप डिफरेंशिएशन बढ़िया से समझ गए हैं और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो गए हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन एंड इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले जो आपको याद हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना? पहले एक बार आपको हम बढ़िया से समझा दे रहे हैं, और फिर एक एक स्लाइड में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा, जो थोड़ा मोड़ा एड ऑन करने के लिए कह रही हैं, वो जब उसकी स्लाइड्स बन जाएगी तो उसको करके वो भी समझा देंगे। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, थोड़ा सा पैर नीचे करिए। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज देखिए, स्लाइड एकदम इसकी खत्म है, खत्म है, ये खत्म, इधर देखिए, ये खत्म है। अच्छा अब देखिए, खूब बढ़िया से इंटीग्रेशन में समझा रहा हूँ। इंटीग्रेशन को आपको मैं इतने पोर्शन में समझा रहा हूँ, अच्छे से देखिए, और फिर रिटन नोट्स में बढ़िया से दे दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने इंटीग्रेशन के बारे में बताई, वो ये बताई कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। ये बात सब लोग समझ गए? सब लोग समझ गए? बड़ी बात थी, तगड़ी बात थी ना? हाँ बहुत बड़ी था। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है ना? तो एक बात ये। अब दूसरी बात, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। दूसरी पहली बात तो ये, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिफरेंस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समिंग अप, यानी ऐड करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समिंग अप, यानी ऐड करना। इंटीग्रेट करना आपने नहीं सुना है, इंग्लिश में सुना है ना, इंटीग्रेट करिए, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए इस क्लास के संदर्भ में ही बोल लें कि हम सब लोग अपने एम्स को इंटीग्रेट कर दें और एक मतलब कोहेसिव वे में काम करें टीम स्पिरिट से, तो हम सब लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है ना? जहाँ वो वीक हों आप समझा दीजिए, जहाँ उनको ज़रूरत है आप बता दीजिए, एक टीम स्पिरिट से काम करें तो हम इतने ही लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समिंग अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इट मीन्स समिंग अप, यानी ऐड करना। इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सेकेंड थिंग, ठीक है ना? थर्ड थिंग इज कि अगर डिस्क्रीट चीजों को सम करना है, तो ये साइन क्लास 6 से ही आप पढ़ रहे हैं, सिग्मा। अगर जैसे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये कैसे पॉइंट हैं, डिस्क्रीट पॉइंट्स है, डिस्क्रीट पॉइंट्स है। बात समझ में आ रही है ना? और अगर इस तरीके से कुछ दिया हो, इस तरीके से, तो इसमें ये भी एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे इस तरीके से कुछ अलग अलग पॉइंट्स दे दिया, तो ये डिस्क्रीट पॉइंट है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में हम फर्क बता रहे हैं। अगर इस तरीके से कुछ पॉइंट्स दे दिया, तो ये डिस्क्रीट पॉइंट है, अलग अलग सब दिख रहे हैं, ठीक है ना? और ये क्या है, ये इसमें भी पॉइंट्स हैं लेकिन कंटिन्यूअस है।
कंटिन्यूअस। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का अंतर समझ गए? बोलिए। चावल अलग है, दाल अलग है, सब साफ साफ दिख रहा है, चावल का दाना दिख रहा है, और दोनों को लगा के 5 सीटी खिचड़ी दे दिया तो सब आपस में मिक्स हो गया। तो दिस इज कंटिन्यूअस एंड दिस इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कंटिन्यूअस समझ गए? डिस्क्रीट क्वांटिटीज को सम करने के लिए, एडअप करने के लिए, आप क्लास 6 से ही देख रहे हैं, इस सिंबल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? और कंटिन्यूअस क्वांटिटी को सम करने के लिए मैं अभी से आपको बता रहा हूं, इस सिंबल का इस्तेमाल होता है, जिसको इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं। बात समझ में आई? पहली बार बताया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। दूसरी बात बताया इसका मतलब है सम अप यानी ऐड करना। तीसरी बात मैंने बताया कि डिस्क्रीट क्वांटिटी को ऐड करने के लिए ये सम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूअस क्वांटिटी को ऐड करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। 3 बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई? अब चौथी बात, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना? और इस फंक्शन का जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, वो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये आपका क्या है? एफ डैश एक्स। मान लीजिए कोई और फंक्शन है, मान लीजिए कि y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स यानी d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है? कोई और फंक्शन है, ठीक है ना? अभी भी साइकोलॉजिकली पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मैं बहुत क्लियरली नहीं सुन पाया हूँ, क्या पता स्कूल से ही फ़ोन हो उसके, लेकिन अब क्लास के बाद ही मैं फ़ोन करूँगा। नहीं, पॉज कैसे करेंगे? पॉज कहाँ पे है? अब छोड़िए, बाद में ऐड करना पड़ेगा, अब छोड़ दीजिए, वो नहीं, उस ठीक ही सुना था मैंने। अच्छा, अब आप देखिए अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये बराबर क्या है? एफ डैश एक्स। मान लीजिए कोई और फंक्शन एफ डैश एक्स है। बात समझ में आ रही बेटा? अब अगर एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन लेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? बोलिए, ये क्या आ जाएगा? ये एफ एक्स आ जाएगा, वो फंक्शन आ जाएगा। अगर डिफरेंशियल किसी फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो वो ओरिजिनल फंक्शन हमें प्राप्त हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? समझ में आ रही है? इसके अलावा डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ मत जानिए। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको डिफरेंशिएशन इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर में कि उतना डिफरेंशिएशन तो शायद हमको भी ना आता हो, ठीक है ना? बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम भर का इतनी बात आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में जानिए, और साथ में इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज जान जाइए। और अगर आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज जान चुके हैं अच्छे से, तो ठीक उसका उल्टा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना? अच्छा, एक दो बात और जो मैं मिस कर रहा हूँ, गौर से देखिए। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। बात समझ में आ रही है ना? अगर किसी लिमिट्स में इंटीग्रेट करते हैं, अगर किसी दी हुई लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं, तो मत बात करिए, अगर किसी दी हुई लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है, और अगर बिना लिमिट के इंटीग्रेट करते हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इसको बढ़िया से हम समझा दे रहे हैं, गौर से देखिए। कि जैसे मान लीजिए अगर कोई ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और वो ग्राफ इस प्रकार से है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। मान लीजिए कोई ग्राफ है किसी फंक्शन का, मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। सपोज करिए कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है और उसका ग्राफ ये है, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना? तो अगर उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे a और b के बीच, तो वो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो ये एरिया होगी जो वो x एक्सिस से वो ग्राफ इनक्लोज करेगा बिटवीन दैट लिमिट। फिर से सुनिए, फिर से समझिए।
जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस फंक्शन का आपने ग्राफ ड्रॉ किया, तो मान लीजिए ग्राफ ऐसे आया, ठीक है ना। ये पॉइंट मान लीजिए a है और ये पॉइंट मान लीजिए b है। तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, अगर वो इंटीग्रेशन हम लिमिट a और b के बीच इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, मैंने आपसे इंटीग्रेशन की 5-6 बातें बताई। पहली बात बताई कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, दूसरी बात आपको बताया इसका मतलब होता है समिंग अप, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को इंटीग्रेट करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। 3 बात आपको बताई। चौथी बात आपको बताई कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल। बात समझ में आ रही है ना। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब किसी लिमिट में इंटीग्रेट करना, और इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब बिना किसी लिमिट के इंटीग्रेट करना। अभी और अच्छे से समझेंगे जब सवाल लगाएंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मान लिए कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं x बराबर a से x बराबर b के बीच, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो वो चीज़ आपको उसकी किस चीज़ की वैल्यू आएगी, तो आपको इस ग्राफ के द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से जितना भी एरिया इनक्लोज करेगा उस एरिया की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अब आप देखिए कुछ डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देख लीजिए, और उसके बाद हम आपको नोट्स के साथ वो सारी चीज़ समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है y बराबर x पे पावर n, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर x पे पावर n, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, अगर मान लीजिए y बराबर x, अगर मान लीजिए y बराबर एफ एक्स बराबर x पे पावर n कोई फंक्शन है, मान लीजिए y बराबर एफ एक्स बराबर x पे पावर n कोई फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन यानी x पे पावर n का इंटीग्रेशन यानी x पे पावर n dx, इसकी वैल्यू आएगी x पे पावर n+1 अपॉन n+1। इसमें खास बात होगी कि n इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर इसमें खास बात होगी कि n इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। हाँ ये सॉरी, हाँ सही बोल रहा है, n इज नॉट इक्वल टू -1, गलती से लिखा गया, ठीक है ना। तो अगर x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x पावर n+1 अपॉन n+1, और इसमें खास बात होगी कि n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 के बराबर है तो नीचे वाला क्वांटिटी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला तो आपको डिफरेंशिएशन का ये याद करना है, ठीक है ना। दूसरा, जितना इंटीग्रेशन के याद किए थे उसका बस आपको उल्टा कर देना है तो इंटीग्रेशन के हो जाएंगे। अभी इसमें नोट्स के रूप में भी है, हम साइड साइड में थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा दे रहे हूँ कि ये भर चुका है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसे आपका dy/dx ऑफ साइन x कितना आया था, cos x आया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। मैंने आपसे बताया था ना कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका dy/dx f डैश x है, अगर इसका dy/dx y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका dy/dx f डैश x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx जो होगा वो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, मतलब फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को इंटीग्रेट करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, ये बताया था ना। तो उसी तरीके से देखिए साइन x का dy/dx cos x है और cos x dx क्या हो जाएगा, sin x आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कांस्टेंट भी जोड़ते हैं। अगर आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट भी जोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, कांस्टेंट भी जोड़ते हैं। सॉरी, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। अगर इनडिफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट भी जोड़ेंगे, लेकिन जब डिफिनिट इंटीग्रल करेंगे तो लिमिट के बीच करेंगे, और लिमिट के बीच करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। मेरी बात समझ में, अभी सवाल लगाएंगे तो चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी। इतनी बात समझ में आ गया। उसी तरीके से देखिए कि आप जानते हैं dy/dx,
डी लॉग एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1/x। तो अगर आप कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं स्पेस कम है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx करेंगे तो क्या आ जाएगा log x, तो log x आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। इसके अलावा एक बात आप और जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x इज e पे पावर x, ये होता है, ठीक है ना। तो e पे पावर x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो भी e पे पावर x प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना, एकदम क्लियर है बेटा। जितने फॉर्मूले हैं उनको उलट दीजिए, जितने फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के हैं उनको उलट दीजिए, और अगर डेफिनेट इंटीग्रल है, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है मतलब किसी लिमिट्स में नहीं है तो कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, और अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो आप कांस्टेंट को ऐड ना करिए, ठीक है ना। बस ये इतना काम करना है, उसके बाद मैं अभी सवाल लगा रहा हूँ। एक बात और गौर से आप देखिए कि डेफिनेट इंटीग्रल में आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए यही फंक्शन है, मान लीजिए यही फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, मान लीजिए यही फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स है। बहुत समझ में आ रही ना। अब एफ डैश एक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डी एक्स से, एफ एक्स प्लस सी प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? एफ एक्स प्लस सी। लेकिन ये तो तब है जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। अगर डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे यानी किसी लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया इस ग्राफ से कि x बराबर a से x बराबर b तक अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये ग्राफ जो x एक्सिस से एरिया एनक्लोज करेगा वो एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने बताया ना। तो अब आपको मैं एक डेफिनेट इंटीग्रल का करके बता रहा हूँ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, वही सब बात यहाँ साफ साफ उसमें लिखा है, अभी इसके साथ भी समझाएंगे। पहले एक बार मेंटल मेकअप बना लीजिए, पहले एक बार चीज़ों को बढ़िया से समझ लीजिए, हम समझा दें, फिर रिटन नोट से भी आपको हम टैली कराते हुए चलेंगे, और रिटन नोट्स तो एकदम परफेक्ट आपके पास रहेगा ही। और फिर प्रॉब्लम्स जब आप लगाते जाएंगे तो आपकी हिचक और भड़क एकदम सब खुलती जाएगी, और फिर आपको चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल का एक छोटा सा यहाँ पे इतनी जगह से स्पेस में बताऊं कि एफ डैश एक्स डी एक्स, अगर हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं यानी किसी लिमिट्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए लिमिट ए से बी है, तो इसकी वैल्यू आएगी एफ एक्स, और ये यहाँ ए यहाँ बी, यहाँ क्या है, ये क्या हो रहा है, यहाँ ए और यहाँ बी, और ये ए और बी, और इसको आप लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है ना। जो आपकी एफ एक्स की वैल्यू आई है उसमें एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें कांस्टेंट नहीं पुट करते हैं, और अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट पुट करेंगे। अब बातें आप लोग को समझ में आई डेफिनेट इंटीग्रल वाला। तो अब चूंकि दूसरा पेज नहीं जा पा रहा है, जैसे मान लिए कि इसको पेज भर गया है, तो इस गंदे संदा करने से अच्छा है कि जब वो पार्ट हम आएगा उसी के बगल में समझा देंगे। तो अब हमको इसमें फिर टाइम लगेगा ना, इसको हम लोग कर लेते हैं, या आप कर सकें तो फट से उधर से आके कर दीजिए। हाँ, गायब मत करिएगा, और थोड़ा मोड़ा मतलब इसको हैंडल करने के लिए 2-4 लोग अपना दिमाग तैयार रखें, ठीक है ना। चलिए कैसे डिलीट करेंगे, अरे ज़्यादा मत कर दीजिएगा। अच्छा, अरे अच्छा, यहाँ से डिलीट करने से पीडीएफ में रहेगा ना। हाँ तो बस ठीक है, आप रहने दीजिए, हो गया। अरे एक पेज हमको चाहिए था, इतना हो गया। चलिए इंटीग्रेशन पे थे, अरे देखिए, हाँ ये था, हाँ चलिए बढ़िया ये, चलिए थैंक यू।
तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, इधर देखो बेटा, इधर देखो। चलिए अब पेज हमारा मिल गया, पेज हमारा मिल गया। तो मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल आपको फिर से बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 प्लस, मान लीजिए कोई फंक्शन है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। मान लीजिए ये फंक्शन है, मान लीजिए ये फंक्शन है, और फिर इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा 9x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4, कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा, ये इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा बेटा। इसको मान लीजिए f डैश x है, ये जो वैल्यू आई इसको f डैश x मान लीजिए। बात समझ में आई? तो अब आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? fx के, ठीक है ना। और अगर ये हमने इंटीग्रेट कर दिया दो लिमिट 1 और 3 के बीच, मान लिए इस इंटीग्रेशन की हमने लिमिट पुट कर दी 1 और 3, समझ में आ रहा है बेटा? तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी fx, f डैश x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी fx, और fx क्या है? y है, यानी कि 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब चूंकि हमने लिमिट पुट किया है 1 और 3, तो उस केस में ऐसे बिग ब्रैकेट बना के यहाँ पे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 3। बात समझ में आ रही है? अब इसकी वैल्यू हमने क्या बोली थी? fb माइनस fa। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब और प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 और प्लस 10, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 है, 3 इंटू 1 क्यूब 1 आ जाएगा और प्लस 7 इंटू 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 4 आ जाएगा और प्लस ये 10 आ जाएगा। यही इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है जी? इधर देखिए, अब क्लियर है, अब समझ गए ना? पहले बोल देना चाहिए था ना। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखिए आप, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, इसके पहले वाली बात वो जो थी, हाँ ये देख लीजिए। अब इसी को मैं फटाक से इसके नोट्स के रूप में आपको दिखा दूं। इन इंटीग्रल कैलकुलस द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन इज गिवन। क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल कैलकुलस में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन दिया होता है, यानी dy बाई डी एक्स दिया होता है, यही ना कह रहा है? वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द फंक्शन, और हमें फंक्शन निकालना होता है, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा। वहां फंक्शन दिया होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना होता है, और इंटीग्रेशन करने में डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया होता है और फंक्शन निकालना होता है, यही ना कह रहा है? उल्टा हो गया। बात समझ में आ रही? इंटीग्रेशन इज बेसिकली यूज फॉर समेशन, यही बात मैंने बोली है। इंटीग्रेशन का बेसिक इस्तेमाल किसके लिए है? एडिशन के लिए। फिर कहा है दिस इज यूज फॉर समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज while this is used for continuous function, ये दिया है। तो अब मत करिए ऐसे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आपको दिक्कत हो रही थी तो मैंने आपको समझा दिया, छोटे छोटे अगर पॉइंट्स अलग अलग हैं तो डिस्क्रीट हैं, और अगर वो आपस में मिक्स हैं तो कंटिन्यूस है। ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, अब मैंने बोला इफ I इज इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, डोंट टॉक, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, नहीं करिए ऐसा। इफ I इज इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, और हम ये देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स fx के बराबर है। यही बात मैंने कही है, यही बात कही है ना बेटा? एकदम साफ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वही बात समझा रहा हूं और धीरे धीरे समझा रहा हूं, और वही बात रिटेन नोट्स के रूप में है। 2-4 सवाल लगाइए और बस आप इस लायक हो जाएंगे कि आपको पास जब न्यूमेरिकल आएगा और इन बातों का इस्तेमाल करना होगा तो आपको ये नहीं सोचना होगा कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे इंटीग्रेट करें, है ना बेटा? अब देखिए
एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। हमने कहा कि अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस सी, यानी अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो सामने क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सी क्या है बेटा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब आगे देखिए, लेट अस प्रोसीड टू ऑब्टेन इंटीग्रल ऑफ एक्स पे पावर एन। तो इसका पूरा प्रोसीडिंग मत देखिए, बस आप जानिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पे पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बात समझ में आ रही ना। बस अब उसमें करके दिखाया है कि पहले आपको डिफरेंशिएट किया है, फिर डिफरेंशिएट से जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आया उसको इंटीग्रेट किया है, तो इंटीग्रेट करके फिर ये आपको प्रूफ किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। आप बस यही फॉर्मूला याद किए रहिए, है ना, आप केवल यही फॉर्मूला याद किए रहिए, जरूरत पड़ेगी तो आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। समझ में आई बेटा, क्लियर है, बोलो भाई, एकदम स्पष्ट है। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, यहां पे देखिए, द अबव फॉर्मूला होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन एक्सेप्ट एन बराबर माइनस वन। ये बात भी मैं बता चुका हूं। फिर देखिए, इट इज बिकॉज फॉर एन बराबर माइनस वन, ये बात नहीं होगी, ठीक है ना, एन बराबर माइनस वन पे डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया लॉग ई एक्स का वन बाई एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स का लॉग ई एक्स आ जाएगा। मैंने आपसे बताया कि डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आप रट चुके हैं, आप समझ चुके हैं, ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। इंटीग्रेशन समझ में आया, बोलो भाई, क्लियर हुआ। अब देखिए वही बात यहां भी कर रहा है, सिमिलरली द फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सम अदर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड इफ वी नो द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेरियस फंक्शंस। अगर वेरियस फंक्शंस के डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें पता है तो हम उनके इंटीग्रल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। वही बात कह रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज देखिए, ये क्या आ गया, ये कहाँ पहुंच गए हम लोग। बस ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना ही, सवाल वाल कुछ नहीं है, इतना ही लोड है, हैं? कहाँ आगे ही तो जा रहे हैं, कहाँ, अब तो बहुत ज्यादा ऐसे जाएगा, हैं? वो करिए, वो निकालिए एक बार, जो ऐसे स्लाइड करते हैं। चलिए अब नहीं जाएगा, ओके, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए अगर उतना ही था तो आप एक काम करिए कि सुन लीजिए, मैं एक बार आपको रफली सारा कंटेंट बता दे रहा हूं जो बचा हुआ है, लास्ट बार, इसके बाद नहीं बताऊंगा। खूब गौर से देखिए, जितना भी मैथमेटिकल टूल में कंटेंट बचा है, मेरी ओर देखिए, जितना भी मैथमेटिकल टूल में कंटेंट बचा है वो सारा कंटेंट मैं आपको एक बार लास्ट टाइम बता दे रहा हूं। कल की क्लास में बस पीडीएफ लोड होगा और उस लोडेड पीडीएफ से मैं आपको टैली करा दूंगा कि हाँ ये बात मैं बता चुका हूं, ये आपके नोट्स हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से मैं सारी बातें अभी बता दे रहा हूं 10-15 मिनट में, खूब गौर से देखिए। इंटीग्रेशन के सवाल लोड नहीं है, तो जब कल लोड होंगे पीडीएफ में तो क्वेश्चंस भी दे कैसे। हाँ अब बात, अब छोड़िए, अब इसमें आप देखिए टाइम कम है, इधर देखिए, सुनो, अभी 10-15 मिनट है, मैं एक बार आपको अपनी ओर से फाइनल बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैथमेटिकल टूल्स की सारी बातें, और कल केवल वो आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। खूब आराम से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए। इंटीग्रेशन के बाद जो आपको चीज़ पढ़नी है वो आपको पढ़नी है अलजेब्रा। क्या पढ़नी है? अलजेब्रा।
अलजेब्रा में आपको पढ़ना है, गौर से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन है, तो ऐसे इक्वेशन को अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही ना। आप लोग क्लास 8, 9, 10 से ही पढ़ते हैं कि इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। दो रूट्स यानी दो सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन से हमारा तात्पर्य ये है कि x की दो वैल्यूज ऐसी होंगी जो इसमें पुट कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। तो इस फॉर्म के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, सब लोग जानते हैं। इसके दो रूट्स होते हैं और दोनों रूट्स को निकालने का तरीका क्या है, दोनों रूट्स को निकालने का तरीका क्या है। एक तो आपका ये वाला रूल है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों रूट्स ऐसे होते हैं। एक रूट आपको तब मिलता है जब आप यहाँ पे प्लस वैल्यू ले लेते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा तब मिलता है जब आप माइनस ले लेते हैं। ये छोटी सी बात सब लोग समझ गए? समझ गए बेटा? बोलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट बात देखिए, इसको बड़े आराम से प्रूफ किया जा सकता है कि जो सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बाई ए होगा, इधर देखिए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा अल्फा इंटू बीटा, हाँ, वो क्या होगा? सी बाई ए। एक बात और आपको बताई जाती है क्लास 8, 9, 10 में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, कल यही रिटन नोट्स के फॉर्म में कल दे देंगे और समझा दे रहे हैं आज पूरा डिटेल में, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट्स रियल नहीं होंगे, रूट्स होंगे ही नहीं, काल्पनिक रूट्स होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब दो रूट्स होंगे और दोनों दो अलग अलग वैल्यूज के दो रूट्स होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, then this quadratic equation has two solutions, two distinct solutions. Whereas if b square minus 4ac is less than 0, then this quadratic equation has no solutions. ठीक है ना, its roots are imaginary. But if b square minus 4ac is equal to 0, then in that case it has two real and equal roots and equal roots. ये बात हर व्यक्ति हर व्यक्ति का रिवाइज हो गया, हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात है साफ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सब पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी एक ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है ना। आपको देखिए फिजिक्स में जिसको कहते हैं थ्रिल, जब आपको थ्रिल महसूस होगा, वैसे थ्रिल तो आप अभी भी महसूस करिए, थ्रिल तो महसूस करने पर है, वो तो दिमाग, खुशी तो दिमाग में होती है, इसमें ही मजा है। काइनेमेटिक्स से आपको बहुत मजा आएगा। और न्यूटन्स बड़े कंसेप्चुअल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बॉल ऐसे गिर रही है, वैसे जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन है, आपके दिमाग के डायमेंशंस को मल्टीफोल्ड करेगा, तो आपको बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी तक का आपको, आप मान के चलिए एरर एनालिसिस तक आपके थोड़े से कंपैरेटिवली डेड चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, बातें हैं, ये हैं, वो हैं। तो आफ्टर काइनेमेटिक्स यू विल गेट वेरी गुड प्रॉब्लम्स, राइट। तो लुक हियर, तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन इट हैज इमेजिनरी रूट्स। इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, देन इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है ना। इफ इट इज इक्वल टू 0,
देन 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। बात समझ में आ रही है? एकदम साफ है, कोई बट नहीं है। अच्छा, अब आप लोग नेक्स्ट चीज देखिए। अब आप लोग नेक्स्ट चीज देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। some identities in log, some identities in log। ये लास्ट बार एक्सप्लेनेशन है, अगली बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक बार हल्का फुल्का आपको बता चुका हूं, ये फाइनली समझा दे रहा हूं, उसके बाद सीधे पीडीएफ नोट्स दे दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए सम आइडेंटिटीज इन लॉग, जैसे ये सब आप लोग जानते हैं कि log x पे पावर n इज इक्वल टू log m पे पावर n, क्या है, log m पे पावर n इज इक्वल टू n log m, होता है ना बेटा। और log m बाई n इज इक्वल टू log m टू बेस e माइनस log n टू द बेस e, ठीक है ना। उसके बाद आप जानते हैं कि log m इंटू n बेस e इज इक्वल टू log m बेस e प्लस log n बेस e, ठीक है ना। एक छोटी सी बात भी आप जानते हैं कि अगर log e बेस में दिया है, तो अगर 10 बेस में कन्वर्ट करना है, जैसे e बेस में log दिया है और इसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। log x टू द बेस e इज इक्वल टू 2.303 log 10 log x टू द बेस 10, log x टू द बेस 10। बात समझ में आ रही बेटा? एकदम क्लियर है, कहीं बट नहीं है। ये फाइनली एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी, है ना। तो ये सब थोड़े मोड़े लॉग के खेल आपके सामने आएंगे और फटाफट फटाफट कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखिए, एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। खूब गौर से देखिए, एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये वाला अपना हमको आप दे दीजिएगा। आज कौन दिखा रहा था? आप दिखा रही थी, ये दे दीजिएगा, हम इसको लोड करा देंगे। इसको देखकर लोड करा देंगे, जो जो बात उसकी रहेगी। असल बात ये पड़ रही है कि ये रेजोनेंस वाला है, तो कुछ बात 19-20 रहती है, तो लोड कराएंगे तो हो जाएगा, है ना। रख दीजिए इसको मेरे बैग में डाल दिए। तो चलिए इधर देखो बेटा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ये कहता है कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है। अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है, तो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इज इक्वल टू R प्लस एस अपॉन R माइनस एस। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है। अब कहीं इसका नाम आ जाए तो घबरा मत जाइएगा, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कहीं आगे पीछे करने में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, पड़ जाती है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, क्लियर है भाई? एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूँ, कोई बहाना मैं किसी का नहीं सुनूंगा। थोड़ा भी डाउट हो आपको, थोड़ा सा डाउट आप कहीं बता रही हैं ना, हाँ कहीं डाउट बता रही हैं, इसके बाद आप पूछ लीजिएगा। लेकिन कुछ भी पुरानी चीज, थोड़ी भी कंफ्यूजन लेके आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और ऐसा केवल आप 4 यूनिट करिए, 4 यूनिट बस करिए, और 4 के बाद आप देखिए आपको एकदम पता लग जाएगा कि कैसे पढ़ें कि सवाल हमारे सारे कंपटीशन के लग जाए। और फिर आप भागते जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट चीज देखो बेटा, नेक्स्ट चीज देखिए, एक आपको हम अगली बार बता रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन खूब गौर से देखिए। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन जिस तरह से मैथ्स के बच्चे पढ़ते हैं 11th में, उस तरह से बाइनोमियल मैं यहां आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं। वो तो एक चैप्टर है, ठीक है ना। आप केवल एक बात जान लीजिए कि इसका एक अंतिम रिजल्ट जान लीजिए
कि अगर 1 प्लस एक्स पे पावर n कोई वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पे पावर n, सिर्फ इतनी बात जान लीजिए, इसका इस्तेमाल बता तो रहा हूं मैं इसको एक ही लाइन में, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत जगह पड़ेगा। आप जब सवाल लगाएंगे तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल पड़ेगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है? अगर एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स पे पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। अब कैलकुलेशन करने में सुविधा हो गई। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले 1.001 पे पावर 100 की वैल्यू बताइए, अगर पूछ ले 1.001 पे पावर 100 की वैल्यू बताइए और बाइनोमियल एक्सपेंशन आप ना जानते हैं तो क्या करेंगे? 1.001 इंटू 1.001 इंटू, तो पूरा एग्जाम भर आप यही करते रहेंगे या कुछ नहीं निकाल पाएंगे, अंत में कुछ नहीं पाएंगे। बोलो भाई, मैथमेटिकल टूल का यही ना मतलब है। तो बाइनोमियल एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको बता लेता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स के पावर n है, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस एन एक्स हो जाएगी। बस कंडीशन क्या है कि x शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। अगर ये कंडीशन है यानी x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो 1 प्लस एक्स पे पावर n की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एन एक्स। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो 1 प्लस एक्स पे पावर n की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एन एक्स। उसी प्रकार से देखिए, अगर दिस पे पावर 100 की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल में आ गया, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते ये वैल्यू आ गया, ठीक है ना, और ऑप्शन जो आपका मिल रहा है उससे मैच करा ही नहीं पा रहे हैं आप, तो यहां बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल कर दीजिए। इसको आप लिख लीजिए 1 प्लस 0.001 पे पावर 100। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये 0.001 1 से बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है कि नहीं है? तो बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने का मौका आपको मिल गया, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने की कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तो आपने इसकी वैल्यू लिख ली 1 प्लस 100 इंटू 0.001, तो ये 1 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 और ये हो जाएगा 1.1। ये आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? बोलिए। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन समझ गए? अब डिटेल में हम नहीं पढ़ाएंगे कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो ये पावर ऐसे निगलेक्ट करते हैं, तो अंत में बस इतनी बात आप जानिए, इतनी बात जानिए, आपके काम, आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जहाँ बाइनोमियल का इस्तेमाल होगा वो सब आप कर ले जाएंगे, वो सारा का सारा आप कर ले जाएंगे। 2 मिनट और है, 5 मिनट और ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब गौर से देखिए, नेक्स्ट चीज देखो बेटा, जल्दी जल्दी देखो, केवल 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, फटाफट देखकर इसको खत्म करिए। 2 मिनट्स बाकी हैं, फटाफट इसको देखकर आप खत्म करिए। आपको मैंने अलजेब्रा का कुछ पार्ट बता दिया, ठीक है ना, रुक जाइए। लॉग बता दिया, वो भी अलजेब्रा ही है, वो भी अलजेब्रा ही है। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल बता दिया, वो भी अलजेब्रा ही है। उसके बाद आपको बता दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन बता दिया, ठीक है ना, नहीं बोलिए बीच में। अब देखिए आपका एपी और जीपी 2 चीज बची है, एपी और जीपी, और हाँ उसके बाद अभी तो बहुत कुछ बचा है, ज्योमेट्री बताना है, ग्राफ बताना है, नहीं हो पाएगा इतने कम समय में। तो अब एक काम करते हैं कि यहीं पर हम पॉज दे लेते हैं और कल थोड़ा सा इसको टाइमली लोड भी करा देते हैं, और कल थोड़ा फास्ट चलिए भाई, स्लो हो जा रहा है।